अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक होंगे आप? उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हाइब्रिडाइजेशन का है। ये आज का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कलेक्टिव टॉपिक होगा। ये नहीं है कि फ़र्स्ट ईयर का है सेकंड ईयर का है, इस चीज़ को आपने माइंड से निकाल के इस चीज़ को पढ़ना है। और अगला पॉइंट इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि इंटी टेस्ट में या एमडी कैट के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स के हवाले से इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। अभी जो इस हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आज कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि आप अपने मेन पॉइंट पे जाने के लिए आसान हो जाएगा। कायदे आज़म ने कितने पॉइंट दिए थे आप लोगों को? 14। बलोच मुर्शद साहब के आपको 11 पॉइंट इसके अंदर मिलेंगे। उन 11 पॉइंट को आप अप्लाई करके उसका कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड आ जाएगा तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वो बोर्ड के हिसाब से हैं। और इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला और ट्रिक यूज़ करके आप उसको इंटी टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और उससे उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जी चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका, सेंट्रल एटम क्या चीज़ होती है? सेंट्रल एटम मैं सारा नहीं बताऊंगा, आपको मेन पॉइंट्स बताता जाऊंगा और एग्जांपल देता जाऊंगा, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहली इसकी कंडीशन क्या है कि ये लीस्ट इन नंबर होगा। लीस्ट इन नंबर, किसी भी कंपाउंड के अंदर इसकी तादाद क्या होगी? सबसे कम होगी। दूसरी बात, हैविंग ability to form multiple bond, जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है उसको हम सेंट्रल एटम कहेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आए, CH4, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। H2O, इसमें सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम वो सेंट्रल एटम कार्बन है। इसमें क्या है? BF3 में कौन है? बोरॉन। इसी तरह AlCl3 में कौन होगा? एल्यूमिनियम। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल की तरफ ले आता हूं, SO4 2 नेगेटिव में कौन होगा? इसी तरह H3PO4 में कौन होगा? फास्फोरस, जिनको मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं, ये सारे आपके सेंट्रल एटम हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कौन होगा? कार्बन। अमोनिया में कौन होगा? नाइट्रोजन। फास्फीन में कौन होगा? ठीक है। अमोनियम में कौन होगा? नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? पॉइंट समझ गए हो? अच्छा, इसी तरह जैसे कि IF7 में कौन होगा? आयोडीन। पॉइंट क्लियर होता जा रहा है। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट, कोई भी कंपाउंड है तो आपको उसको सेंट्रल एटम का पता होना ज़रूरी है। एक पॉइंट मैंने बता दिया। इसी के साथ दूसरे पॉइंट की तरफ मैं लेके आ रहा हूं कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ये हाइब्रिडाइजेशन इसको एक्सप्लेन नहीं करती। यानी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है
वो आयोनिक कंपाउंड के लिए नहीं है। ये पॉइंट याद रख लें। दूसरी बात किन के लिए है, हमेशा कौन से होंगे, ये आयोनिक कहा था, कोवलेंट। कोवलेंट कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो है वो किसके लिए है, कोवलेंट कंपाउंड के लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए ये कंसेप्ट नहीं है। क्लियर है पॉइंट। इससे अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूं कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने से पहले, जैसे मैंने ये आपको कहा कि एक आपको सेंट्रल एटम का पता होना चाहिए, दूसरी बात कोवलेंट बॉन्ड का पता होना चाहिए, तीसरी बात बता रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये, इसके जरिए हम मोस्टली तौर पर कंपाउंड की क्या चीज फाइंड करेंगे, स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे। किस चीज को फाइंड करेंगे, स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ लेके आ रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट को समझने के लिए, ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये किस थ्योरी पे बेस कर रहा है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बेस करता है। ये थ्योरी पे बेस करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। मैं जो आपको आज का बात बता रहा हूं ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के अंदर ये कंसेप्ट चलता है, मैं कंबाइंड लेके चल रहा हूं ताकि आपकी आज का काम मेरा बेसिक्स पे ही होगा। क्लियर हो गया। अगली बात, ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, सिग्मा बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड के अंदर इस चीज को स्टडी नहीं करता, या हाइब्रिडाइजेशन के जरिए हम पाई बॉन्ड को एक्सप्लेनेशन या इस चीज की तरफ हम नहीं देखेंगे। ये किसको एक्सप्लेन करेगा, सिग्मा बॉन्ड को। क्लियर है पॉइंट जो नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है, अब उसका हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला, और इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक भी कहते हैं, फार्मूला भी कहते हैं। दो बातें, हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला और एक हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक। अब पहला मैं बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन फार्मूले के लिए मैं लिख रहा हूं A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर प्लस लॉन। क्लियर है पॉइंट जो नहीं है। अब ये सिग्मा बॉन्ड या लॉन पेयर को हम कंपाउंड के गिर्द किस एटम के गिर्द देखेंगे, सेंट्रल एटम के। किस एटम के गिर्द, सेंट्रल एटम के गिर्द ही देखेंगे कि सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और सेंट्रल एटम के पास कितने लॉन पेयर हैं। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, इसके अंदर मैंने यहां डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड लिखा है, या इसको हम दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब अगर पाई बॉन्ड आता है, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, इसी को हम लिख देते हैं लॉन पेयर। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि अगर पाई बॉन्ड आता है तो वो तो आपने पहले पॉइंट देख लिया कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व। आपने अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको कंसीडर क्या करना है, डबल बॉन्ड हो तो उसमें कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, एक पाई एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर उसमें भी आपने वहां पे क्या काउंट करना है, सिग्मा। पाई वाले को काउंट, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा वजाहत के लिए क्या लिखा कि बॉन्ड पेयर में सिर्फ किस चीज को देखना है। और अगली पॉइंट इस चीज के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि ये फार्मूला कब अप्लाइड होता है, जब क्या पता चल रहा हो
स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर है पॉइंट जो नहीं है? अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम जिसके जरिए आपको पता चल रही हो, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला जहां पे आपको पता चल रहा होगा वहां पे ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, या कोई मसला? अच्छा, इसी तरह इसके साथ मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक को समझने से पहले मैं बोल के लिख देता हूं, लेकिन उसको मैंने अपने अंदाज में लिखना है। उस ट्रिक को क्या लिखूंगा? ठीक है? ठीक है सर। या कोई और लिखूं? नहीं, जबरदस्त। अच्छा, इसके जरिए भी मैं क्या लिख रहा हूं, ये पॉइंट आप लिखेंगे। इन दोनों पॉइंट के बाहर मैं लिख रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ये यूनिक पॉइंट है, यूनिक पॉइंट्स। इनको आपने अच्छी तरह लिख लें, फिर इनको अप्लाई भी करते हैं अपने कंपाउंड्स के अंदर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर। ए इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। क्लियर? कि कोई भी सेंट्रल एटम है, मैं ये भी बताता हूं कि सेंट्रल एटम कैसे पता चलेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज, क्लियर, जी सर। माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे मैं लिख रहा हूं इसी के साथ प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। क्लियर हो गया? अब मोनोवैलेंट, वैलेंट का मतलब है वैलेंसी देने वाले। मोनोवैलेंट ऐसे एटम जो एक बॉन्ड बनाते हैं, और इसमें हमारे पास कौन आता है? हाइड्रोजन और हैलोजन्स, मीन दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर हो गया पॉइंट जो नहीं है? इससे अगर आपके पास जैसा ये कोई कंपाउंड दिए गए हैं, NH4 पॉजिटिव था, NH4 नेगेटिव आ जाता है, या कोई ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर चार्ज आता है, अब वो डायरेक्ट आप उसको फाइंड करके उसका रिजल्ट बता सकते हैं। ठीक हो गया? अब ये आपके पास इससे जरिए अब होगा क्या? अब सुने, यहां से जब मैं ए को फाइंड करूंगा, यहां से मैं किसको फाइंड करूंगा? ए को फाइंड करूंगा। लेट्स सपोज अगर ए आ जाता है 2, ए क्या आ जाता है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे? sp। ये ए आ जाता है 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp2। ये ए का रिजल्ट जो मैंने दोनों केसेस में लिखा है, ये अगर आ जाता है 4, तो क्या रिजल्ट बनेगा? sp3। अगर ये ए का रिजल्ट आ जाता है 5, तो क्या बनेगा? sp3। अब देखें s के अंदर कितने ऑर्बिटल थे? p के अंदर कितने आते हैं? ऑर्बिटल p के कितने होते हैं? 3। अब जब 3 इसके भी एंड हो गया, इसके भी एंड हो गया, तो यहाँ पे एक बाकी बचा। फिर आगे कौन आता है? d, तो ये आ गया sp3d। अगर ये 6 के आ गया तो ये क्या बनेगा? sp3d2। और अगर ये a7 आ गया तो क्या बनेगा? sp3d3। और इसी तरह आगे चलता जाएगा। क्लियर है पॉइंट जो नहीं है? अच्छा, अब मैं इन्हीं की एग्जाम्पल्स को बारी बारी पुट करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कैसे पता चलते हैं। पहले पॉइंट तो ये बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, इसके लिए मैं आगे एग्जाम्पल्स भी आपको साथ साथ लिखूंगा। ये इसको आप एक दफ़ा क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब मैं पॉइंट
नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चलेगा। हमारे पास कुछ नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। क्या उनसे होते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल एलिमेंट्स। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। नॉर्मल एलिमेंट्स ये बेसिकली कौन से होते हैं? एस और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। अब सुने, किसी भी एस या पी ब्लॉक एलिमेंट से, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी होते हैं उनका जो ग्रुप नंबर होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस ग्रुप के इक्वल होते हैं। क्लियर है पॉइंट? नहीं है? अगर कोई ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा होगा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। जैसे हमें पता है उसको हम 1A से कहते हैं। वो क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोरेंशियम। ये अगर ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहे हैं तो इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। इसी तरह ग्रुप 2 में आ जाओ तो वो क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं लेकिन ये नहीं है कि ये वाले भी आपको हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। वो मैंने आपको पहला पॉइंट यही बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ कौन से यूज होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। इसी के साथ अगर मैं थर्ड ए की बात करूं, थर्ड ए, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें सर बोरॉन, बोरॉन, ठीक है, ठीक है, गुड एल्युमिनियम जी, एल्यूमिनियम, बाकी बेशक आप लिख लें, ये आप पीरियोडिक टेबल से देख लें, ये आपके लिए आसानी कर देता हूँ। आपको नहीं याद तो ये इधर से देख लें। वैसे वो जो चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था उसके अंदर ये पेज पे भी लिखे हुए हैं। जब आप देखेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ये टेबल नंबर 1 की फॉर्म में बना हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। आपको याद करने के लिए क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद गैलियम, एंडियम, ये आ जाएगा। अब इससे आगे चलें। अब वो वाले प्योर एलिमेंट्स में बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें कौन सा आता है? कार्बन आता है। कार्बन के साथ इसमें और कौन सा एलिमेंट आता है? कार्बन के बाद सिलिकॉन सिलिकॉन, जी। उसके बाद Fe आता है, उसके बाद जी जर्मेनियम और सेलेनियम जैसे बोलते हैं। इसी तरह 5A के अंदर आ जाए, यहां पे कौन कौन आ रहा है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जी, गुड, बताते जाएं। और कौन सा आता है जी? फास्फोरस, हाँ ठीक बता रहे हो, आगे चलें। उसके बाद Fe इसमें किधर आ गया? वो तो इधर है, यही है सर, AS है, आर्सेनिक। और उसके साथ Bi होगा, Sb, हाँ, या SB या Bi, जिसे आप वो दूसरे लफ्जों में बोलते हो, SB और Bi। अच्छा, ग्रुप 6 में आ जाएं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ओहो सॉरी, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हाँ उसके बाद Se, जी, सेलेनियम है, Ge, टेलेनियम है, ठीक है, पोलोनियम, उसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप इतने लिखते जाएं, ठीक है। इसके बाद ग्रुप कौन सा आता है? ग्रुप, उसके बाद 7A। इसमें कौन आता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसके बाद आपके पास नोबल गैसेस जिनको हम 8A एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है? नियॉन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जीनॉन आता है, रिडॉन आता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल में हम लोगों ने मिस्टेक की है, सेलेनियम नहीं आता। ये सेलेनियम तो उधर आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, अब मैंने कौन सा पॉइंट बताया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम को चेक करने के लिए आपको ये थोड़ा सा टेबल याद कर लेना चाहिए। यानी किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्मल एलिमेंट है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनका जो ग्रुप नंबर होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं। मैं नोट में लिख देता हूं, यानी मैं यहां पे नोट लिख देता हूं, ये नोट के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। ये सारे एलिमेंट्स के लिए होगा? नहीं, कौन कौन से एलिमेंट है? जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, ये जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं, अब मैं दोनों चीजें अप्लाई करता जाऊंगा। पहली बात मैं लेके आ रहा हूं H2O, इससे दो चीजों की प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, यानी ये वाली भी और ये वाली भी। मैं भी इसको, अब देखिए वाटर, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखेंगे? अब सेंट्रल एटम कौन है? ग्रुप नंबर किससे बिलोंग कर रहा है? ग्रुप नंबर 6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसका मतलब क्या है कि ये जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग में कितने वही वाले बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। यहां पे देखें कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2, यानी ये वाले जितने। अच्छा, इसको एक और पॉइंट भी दे देता हूं आपको आसान करने के लिए। यहां पे जब आपने लिखा ना कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स। अब अटैच्ड एटम यहां पे कितने हैं उस सेंट्रल एटम के साथ? ये 2, ये आपके सिग्मा बॉन्ड भी कितने बन गए? 2। अब देखें ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। कितने हिस्सा ले चुके हैं? 2। बाकी कितने बचे? 4। अगर उनके आपने देखना है कि लॉन पेयर, तो वो कितने लॉन पेयर के कितने अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसका मतलब है 2 + 2 कितने लॉन पेयर बन गया? तो 2 लॉन पेयर। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 4। अब जब A4 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अब ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया है कि ये तो मैंने फार्मूला से करवाया। अगर इन केस आपको उसके बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर फाइंड करना ही नहीं आते, क्योंकि ये तो आपका फार्मूला था, ये कब होता है? जब स्ट्रक्चर गिवन हो। यहाँ स्ट्रक्चर तो नहीं गिवन, ये तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है। अगर ये नहीं गिवन और आपके पास दूसरी चीज क्या है? ट्रिक। अब ट्रिक के साथ एक और इजाफी पॉइंट छोटा सा लिख लेंगे कि ये एप्लीकेबल कब है? जब क्या हो? ओनली वन सेंट्रल एटम। बाज़-औक़ात ऐसे भी तो मॉलिक्यूल हो सकते जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम बन सके। तो ये ज्यादातर ये फेवर किसको करेगा? जिसमें सेंट्रल एटम क्या हो? एक। अब इसमें कितने सेंट्रल एटम है वाटर के अंदर? एक। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो घबराने का जरूरत नहीं है, ट्रिक लगा लो। अब देखें, मैंने आपको पहले पॉइंट बता दी है, मैं अब यहां पूरा नहीं लिखूंगा। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने होंगे? ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज? देखो ना, यहां पे मैंने लिखा नेगेटिव चार्ज। कोई वाटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है? नहीं। कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। इसी तरह प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, उसमें आपके पास क्या आने चाहिए? हाइड्रोजन या हैलोजेंस। अब देखें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। क्या आंसर आ गया? क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? पॉइंट क्लियर? इसी तरह अब मैं दूसरी एग्जांपल पे आ रहा हूं। CH4। अब देखें इसके ऊपर फाइंड करें, जरा जल्दी जल्दी बताएंगे। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 4। बॉन्ड पेयर कितने बने? बॉन्ड पेयर 4 बने। और कोई पीछे इलेक्ट्रॉन बाकी बचा?
0। कितना आंसर आया? 4 क्या हाइब्रिडाइजेशन बनी? sp3 नहीं फाइंड करना आता, ट्रैक लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है? एक है। लग गया? लगाएंगे। 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने? 4। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। मोनोवैलेंस एटम कितने हैं? 4 कितने? टोटल आंसर कितना बना? 8 क्या रिजल्ट आया? 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ? आगे चलते हैं, इससे नई एग्जांपल की तरफ आते हैं। अच्छा, अब ये चीज आपने लिख ली है, मैं इसको रेज कर सकता हूं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी, ठीक है यहां तक। अच्छा, मैं नया एग्जांपल लिख लेता हूं। NH3। अब देखें, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? A इज इक्वल टू, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन 5। तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। क्यों? अटैच्ड एटम कितने हैं? 3। ठीक हो गया, तो 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर इन्वॉल्व हुए, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया 3। बाकी कितने बचे? बाकी 2 इलेक्ट्रॉन। वो फिर लॉन पेयर कितना बनेगा? 1। क्या रिजल्ट आया? 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp3। sp3। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपके पास देखें, यहाँ सेंट्रल एटम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। तो क्या मैं ट्रैक लगा सकता हूँ? जी बिल्कुल। 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने बन रहे हैं? 3 नहीं, टोटल आप देखेंगे 5। कोई नेगेटिव चार्ज, नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज, नहीं। कोई मोनोवैलेंट एटम नाइट्रोजन कितने? 3। 3। क्या आंसर आया? 8/2 क्या रिजल्ट आया? 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp3। पॉइंट क्लियर या नहीं क्या? अच्छा, इससे अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। BeCl2। अच्छा, सेंट्रल एटम कौन? बेरिलियम। किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप 2। ग्रुप 2 से। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। के साथ अटैच्ड एटम से भी आपको पता चल गया। जी। ठीक है, कितने आएंगे आपके पास? जो ए मैं लिखूंगा इस केस में, तो वो कितने आएंगे? लॉन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 लॉन पेयर नहीं है। 0। क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? sp। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके इन केस आपको ये चीज नहीं अडॉप्ट करना आती, फिर क्या लगाना है? ट्रिक। क्यों? सेंट्रल एटम 1 है। हाँ लगाओ। 1/2 कितने बन गए? 2 कोई पॉजिटिव चार्ज, नहीं। कोई नेगेटिव चार्ज, मोनोवैलेंट एटम। क्लोरीन। चलो, ये देखा है ना मैं, इसलिए तो कितने बन गए? 2। तो आपका आंसर क्या गया? 4/2 आपका आंसर आ गया 2। फिर क्या बना? sp। इसी तरह आपको अब कुछ डबल बॉन्ड वाली या ट्रिपल बॉन्ड वाली भी तो करानी है ना, SO2। हाँ जी, अब देखें, अब क्या करोगे? अब सेंट्रल एटम पे सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर। अब इसके अंदर A को फाइंड कर। कितने लॉन पेयर? लोन पेयर। बॉन्ड पेयर, पहले बॉन्ड पेयर देख। बॉन्ड पेयर 6 है। 6 है, लेकिन एक बात याद रखना, साथ क्या है? ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड बनाता है? डबल। डबल। हाँ, समझ आ रही है ना? अब देखो, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, ये कब वेरीफाई होता है? जब स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको पता हो। इसको स्ट्रक्चर में अगर लिखूं ना, तो ये देखें, डबल बॉन्ड दोनों। अब यहाँ पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके? इसके 4। बाकी कितने बचे? 2। अब स्ट्रक्चर के अंदर तो यही आता है ना, अरेंजमेंट। अब देखें, यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स कितने हैं? 4 है। नहीं, एटम 2 है, या बॉन्ड आपके 4 नहीं काउंट करने, मैंने पहले कहा था। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन को नहीं इन्वॉल्व होते, 2। और आपका लॉन पेयर कितना बन गया? 1। क्या रिजल्ट आया? 3। क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? sp2। इन केस अब देखें, अब प्रॉब्लम यही है कि आपको ये चीज बनाना नहीं आ रही थी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल बॉन्ड ये कैसे होगा। तो फिर आपके पास ट्रिक है ना, तो ट्रिक अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो 1/2। अब जरा देखें, अगर मैं ट्रिक अप्लाई करता हूं तो कौन सा सेंट्रल एटम है? सल्फर है। एक है ना सेंट्रल एटम, जी। लग सकती है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। कोई नेगेटिव चार्ज, नहीं। कोई पॉजिटिव चार्ज, नहीं। कोई मोनोवैलेंट एटम, नहीं। कोई भी नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर आ गया? 3। sp2। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाओ, SO3 की तरफ आ जाओ। अब आपने ये थोड़ा सा हेल्प कराना है आप लोगों ने ही। यहां पे मैं A लिख रहा हूं। अब ये देखें,
क्लियर हो गया? जी। तो कितने बॉन्ड बन गए? 3 3। लोन पेयर नहीं है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? sp2 और इसी तरह अगर आपको ये चीज बनाना ही नहीं आ रही, ये मैंने कहा ना कि अगर ये चीज बनाना ही ना आ रही हो, फिर क्या करेंगे? ट्रिक लगाओ। क्या करोगे? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 6 प्लस कोई मोनोवैलेंट एटम, कोई नेगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई चीज नहीं है तो 0। क्या आंसर आ गया? sp2। अच्छा, इसी तरह ये एक और एग्जांपल HNO3। अब यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको वेरीफाई करवाता जाऊं। यहाँ पे लीस्ट नंबर के अंदर जब मैंने कहा सेंट्रल एटम कौन सा होता है कि लीस्ट इन नंबर, यहाँ लीस्ट इन नंबर में तो हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी, दोनों बराबर हो गए। अब दूसरा पॉइंट कौन सा देखना है? नंबर ऑफ तो वो कौन ज्यादा बनाता है? नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन। यहाँ पे आप इसका देखें क्या बनेगा इसका। अब यहाँ पे आपको इसके कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, कितने लॉन पेयर बन रहे हैं, मुश्किल है। प्रॉब्लम आ रही है ना कि क्या कैसे फाइंड करें। इसके लिए तरीका तो ये है कि आप ये नाइट्रोजन लिखें और उसके साथ इसके कितने बॉन्ड बनने हैं ये देखें। नहीं, इसके साथ मैंने लिखा O, ये H। अब देखो ये आपके पास कितने बन गए? 1 2 3। ये देखें, ये देखें, असल स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, एक नेगेटिव, तो क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, यानी इस तरह का बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये आप इस तरह बनाएंगे तो आपसे इससे तरह तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लोन पेयर बन रहे हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन इन केस आपको ये बनाना ही नहीं आता, फिर आप क्या करोगे? फिर ये प्रॉब्लम करेंगे कि इससे तरह तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब इसमें सबसे पहली बात तो बताएं, सेंट्रल एटम कितने हैं? 1 है। जब सेंट्रल एटम 1 है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं? 5 प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम कितना है? 1। कितना आंसर आया? 6/2। क्या आंसर आ रहा है? sp2। इसी तरह एक और एग्जांपल करवाता हूं, ये क्लियर होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसी तरह H3PO4 मैंने एग्जांपल लिख दी। अब इसमें स्ट्रक्चर बनाना है, मुश्किल काम है। अब P के अंदर अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, PO4, इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H, 3 बॉन्ड बन गए, एक आपका डबल बॉन्ड बन के ये। फास्फोरस का क्या था, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा था? ग्रुप नंबर 5। तो 5 बॉन्ड बनाने थे इसने, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब इस चीज को अभी थोड़ा सा आप इधर देखें, H3PO4, ये 1 2 3 PO4, 1 2 3 4 बन गया। अब ये स्ट्रक्चर गिवन है तो फिर तो आपको पता चल जाएगा, आप ये चीज अरेंज करना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लॉन पेयर, ये करना आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन इससे भी आपको मैं बता सकता हूं कैसे। आपका सेंट्रल एटम कितना है? 1 है। लेकिन अब आप कहेंगे ना कि ये जो मैंने लिखा नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, यहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। भला किस तरह? अटैच्ड एटम में देखें कितने हैं? 3 और 4, आप यही लिखेंगे, लेकिन मसला बन जाएगा, आप गलत कर बैठेंगे। फिर बेहतर है कि आप क्या यूज कर लें? ट्रिक। इसी केस में मैंने कहा कि जब आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लॉन पेयर बन रहे हैं, फिर वो आपके लिए इजी हो जाएगा, जहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखें यहां पे इस केस में ट्रिक लगा लें, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम 5 प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम 3 है, तो आपका आंसर कितना बना? 8/2। रिजल्ट क्या आया? 4sp3। अगर इस केस में आए तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब अगर इस केस में आए, इस चीज को आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। यहां पे डबल बॉन्ड है लेकिन आपने कंसीडर क्या करना है? 1, तो क्या आ गया? 4। साथ कोई लॉन पेयर बन रहा है? नहीं, तो क्या आंसर आया? sp3। क्लियर हो गया। लेकिन इस तरह आपको ये फाइंड करने में क्या होगी? दिक्कत होगी, तो उसके लिए आप ये आसानी करते हैं, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें, फिर कुछ 3 4 और एग्जांपल। अच्छा,
यहां तक कर लिया था। अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। AlCl3 क्या करेंगे? G इज इक्वल, ये आप A लिखेंगे, A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब देखें सेंट्रल एटम कौन सा है, अमोनियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 3 3। तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। लॉन पेयर नहीं है क्या बन गया? 3 sp2। नहीं समझ आ रही कैसे, कितने लॉन पेयर बने? क्या ट्रिक लगा, ट्रिक लगा के क्या करोगे? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम 3, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोलाइटेड एटम 3 है, क्या बन गया? 6/2। आंसर हमारे पास कितना आया? 3 sp2। इस तरह एक और स्ट्रक्चर की बात करो, एक आयन की बात करवा देता हूं, NH4 पॉजिटिव। अब आपको स्ट्रक्चर नहीं पता और आपका सेंट्रल एटम भी एक है, ट्रिक लगाओ, क्या करोगे? 1/2। अब देखें मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा था ना, तो उसको भी एक एग्जांपल मैंने कहा पुट करवा दूं। अब देखें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस 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 पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1। प्लस मोनोवैलेंट, 4 टोटल आंसर बता। 9 98/2 क्या आ गया रिजल्ट? sp3। क्लियर हो गया। अब एंट्री टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास तो टाइम नहीं होता, आप पूरी हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? ये शॉर्टकट लगाओ, टाइम बचाओ, नंबर बनाओ, रिजल्ट लो और कामयाब हो जाओ। ठीक है। अच्छा, इसी तरह NH4 नेगेटिव, इस केस में क्या है? अब सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन एक है। अब क्या उसकी घंटा आप बनाते रहे स्ट्रक्चर, उसमें आप तलाश करते रहे बॉन्ड कितने बन रहे हैं, लोन पेयर कितने बन रहे हैं, वो अरेंज किस तरह हो रहे हैं, ये NH2 नेगेटिव। ठीक है। अब सिंपल क्या है? A इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 5 प्लस नेगेटिव चार्ज 1 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2। क्या आंसर आ गया? 8/2। क्या रिजल्ट आया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? sp3। क्लियर हो गया। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल आ रही है, CO3 2 नेगेटिव। इस केस में अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो जरा देखो कैसे बनता है। अब आप लोग बना लेंगे, आपको मसला बनेगा। यहां से तो आपको पता चल गया अगर ये चीज देता है, क्या सिंपल बताएं, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितने बन रहे हैं इसमें? 3। कोई लोन पेयर है? नहीं। तो आपको पता चल गया sp2। अब नहीं समझ आ रही यहां से तो आप क्या कर लो, क्या करोगे? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन पे? 4 प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 2। मोनोवैलेंट एटम नहीं है कितना बन गया? 6/2 कितना रिजल्ट आया? sp2। आ गई बात समझ? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक और करवा देता हूं, PCl5। अब क्या करेंगे? सेंट्रल एटम सबसे पहले हैं? सेंट्रल एटम कितने? फास्फोरस 5 है। 5 अब हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या बनेगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1/2। एक सेंट्रल एटम है प्लस सॉरी ये 5 है क्योंकि ग्रुप नंबर किससे बिलोंग कर रहा था? 5 ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास क्या बन गया? ये मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 5 10/2 5 5। क्या आंसर आएगा? sp3d। डी। क्लियर है या नहीं है? समझ आ रही है पॉइंट या नहीं आ रहे? आपके बुक में तो sp3 तक थे, मैंने आगे आपको पहुंचा दिया। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे मैं और आसान कर, अब मैं एक एग्जांपल और करवा के उसके बाद कुछ आपको दूंगा, वो आपकी सेल्फ असाइनमेंट होगी, आप लोग घर खुद करेंगे। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व भी हो जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ, लास्ट वाली। अब इस केस में जैसे मैंने लिखा H2C डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करेंगे? अब जब बॉन्ड आपको पता चल गए हैं तो फिर आपको इसमें सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, यहां पे ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या लगाओगे? हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला। यहां पे अगर इसके अंदर आपको वो बताएगा हर कार्बन एटम की, इसमें ये कार्बन एटम एक है, ये दूसरा कार्बन एटम, दोनों की आप निकालें, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? सेम। G इज इक्वल टू सॉरी A इज इक्वल टू, यहां पे कितने बॉन्ड है इसके? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया 2, ये 3 सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर कोई नहीं है, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? sp2। इसका भी क्या बनेगा? क्लियर है पॉइंट। और इसी तरह मैंने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी तो मैंने देखना है ना थोड़ा सा। अब इस केस में जब बॉन्ड्स आ गए हैं तो आपको पता चल गया कि अरेंजमेंट हो चुकी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसने नहीं दिया, आपको क्या दे दिया? ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता तो C2H2 होना था। अब इस केस में क्या होगा, कितना लिखेंगे? A इज इक्वल टू 2 सेंट्रल एटम है, एक ये है एक ये भी है, तो अब सिग्मा बॉन्ड कार्बन कितने बना रहा है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp। इसी तरह जैसे फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर वो पूछ लेता है कार्बोनिल कार्बन की, जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब कार्बोनिल कार्बन मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला ग्रुप जो होता है इसको हम कार्बोनिल जो है कहते हैं, फॉर एग्जांपल इधर H या C या इधर भी R या C आ सकता है, लेकिन आपका कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ये वाला ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब वो जहां हाईलाइट कर रहा है कि इसके अंदर कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो कैसे बताएंगे, जरा जल्दी से बताएं। कार्बन सिग्मा बॉन्ड पहले मान, हाँ, कितने बना रहे हैं? 3 है। लॉन पेयर है? नहीं है, तो क्या बनाएंगे? sp2। समझ आ गई है। इसी तरह एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं। ये मेरे पास है ईथर, ये कौन सा है? ईथर लिंकेज है। इस केस में वो कहता है कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो कैसे फाइंड करेंगे? आप देखें ऑक्सीजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, कितने इन्वॉल्व हो गए हैं? अब ऊपर लिखा होता है, बाजू का नहीं होता, तो सब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए? अब बाकी क्या बचेगा? 2 लॉन पेयर कितने बन गए? 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। यानी इस वाले ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या आ रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे आएंगे, हम बार बार आगे पढ़ते जाएंगे। मैं उसके साथ आपका फर्स्ट ईयर भी बात कर रहा हूँ, दोनों इकट्ठे चला रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को भी। तो कोई भी आपका रिजल्ट आता है तो आप ये ट्रिक लगा के, ये फार्मूला लगा के आप क्या करते जाएंगे? उनकी फाइंड करते जाएंगे कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, कौन सी आ रही है। अच्छा, इसको एक दफा आप लोग स्क्रीनशॉट लें, सिर्फ 5 मिनट की और बात है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, इनकी आपने क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, यानी दोनों ट्रिक को और फार्मूला को यूज करके आपने रिजल्ट निकालना है और उसके साथ ही हाइब्रिडाइजेशन को क्या करना है? बता देना है। ठीक है, इसके साथ आपकी ये भी बात प्रैक्टिस हो जाएगी कि बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, लॉन पेयर कितने बन रहे हैं, वो भी आपको इससे समझना आसान हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद करनी आसान हो जाएगी। इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। कौन सा आप कह रहे थे? H2SO4, ये मैं बता देता हूँ, ये लेकिन ये आपने खुद करना है। H2SO4, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा, कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, कितने लॉन पेयर बन रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलता है? जब उसका हमें स्ट्रक्चर गिवन हो। S ये बन गया H, अब बन गया, समझ आ गई। अब अगर इस तरह पता चल जाए तो फिर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लॉन पेयर नहीं है, कितना रिजल्ट आया? 4 sp3। अब यहां से आपको पता चल गया, अगर ये चीज गिवन ही नहीं होती, आपको कहता है H2SO4 में फाइंड करें, तो सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। तो A इस केस में क्या बनेगा? 1/2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 6 प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2। कितना रिजल्ट आया? 8/2। कितना रिजल्ट आया? 4, sp3। क्लियर है पॉइंट? अब ये तक जो मैंने आपको बताया है, ऐसे समझो मैंने आपको कूजे में बंद करके दे दी है, हलवा तैयार करके दिया है कि लो पाकिस्तानी बच्चों, खाओ पियो ऐश करो मौज करो, है ना? हाँ, जाके घर हलवा खा लेना है। आज सर्दी भी बनी हुई है, हलवे के साथ साथ फिर इसका भी हलवा बना देना है। ये नहीं है कि हलवे खा के फिर सो जाना है, इसके भी हलवे बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है ना? केमिस्ट्री के हलवे भी बनाने हैं। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 3-4 जो है वो मैं बताता जाता हूँ। क्या कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट बताया था। एक और पॉइंट कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स intermixing is equal to number of hybridized
ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास ऑर्बिटल क्या है, देखें अभी तो मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन की बात की नहीं है, मैं तो शुरू वाले कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। कल से इसका दूसरा लेक्चर भी अभी पेंडिंग है। इंट ऑर्बिटल है हमारे पास एस पी डी एफ, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल नहीं ब्लॉक्स नहीं सब शेल्स। सब अब एस ऑर्बिटल सिर्फ एक है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है और डी के कितने ऑर्बिटल हैं, 5 और एफ के 7। अब देखें अगर हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहा है एस पी, इसका मतलब है यहां पे कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 2। तो इधर ऑर्बिटल कौन कौन से मिल रहे होंगे, एस और पी, एक एस और एक पी। अगर हाइब्रिडाइजेशन एस पी बन रही है तो इसका मतलब है एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिल रहे हैं। तो यानी अगर यहां पे बन रही है sp2 तो ये अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3। sp2 के अंदर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टोटल कितने बनेंगे, 3, क्योंकि रिजल्ट कितना आया था, 3 आता है तो हम ये लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक एस और 2p ऑर्बिटल मिलेंगे। और अगर इसी तरह sp3 है तो क्या होगा, एक एस और p के 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो अब नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग, अगर 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2। और अगर ये 3 बन रहे हैं तो वो 3, और ये 4 बन रहे हैं तो वो 4, और अगर इधर 5 मिक्स हो रहे हैं तो इधर कितने बनेंगे, 5। तो ये आपके क्या बन गया, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर है पॉइंट जो नहीं है। अब ऑर्बिटल कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हाफ फिल्ड भी होते हैं, हाफ फिल्ड भी देते हैं, एम्प्टी भी देते हैं, जिनमें नहीं होगा वो भी देते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और कंप्लीटली फिल्ड या फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये सारे क्या देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। ये आपको जब कल मैं एग्जांपल्स लेके चलूंगा तो उसके अंदर सारा बताऊंगा। होगा क्या, हाफ फिल्ड तो ओवरलैप कर जाएगा, एम्प्टी के अंदर बाजों का तो ऐसे होता है कि वो आगे खाली होता है लेकिन पीछे जो आपका एक्साइटेड स्टेट से उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो इन्वॉल्व हो जाएगा। बाजों का जब हम लोन पेयर कहते हैं तो वो क्या होगा, फील्ड ऑर्बिटल होगा, वो लोन पेयर के अंदर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं है। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, लोन पेयर करे तो नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, लेकिन उसके अंदर आप इन्वॉल्वमेंट जब उसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री फाइंड करते हैं तो उसके अंदर बात आज नहीं जाती कि वो आपने लिखा नहीं है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जब सिग्मा बॉन्ड को हम लेते तो लोन पेयर इन्वॉल्व है, क्योंकि स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जब हम फाइंड करते हैं तो लोन पेयर उसके अंदर हम शामिल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी बातें समझ आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर ये आखिरी पॉइंट मैं इसके अंदर आपको बताता जाऊं कि जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है ये कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए इन्वॉल्व नहीं होती। अब इसके साथ इंटी टेस्ट के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं कल आपको, हाँ आखिरी पॉइंट में 11 पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। 11 पॉइंट्स क्या है कि आपने कभी भी बोर्ड के पेपर में, इंट्री टेस्ट में नहीं, बोर्ड के पेपर में आ जाता है कोई भी क्वेश्चन, वो ये नहीं कहेगा कि एक्सप्लेन विद दिस, वो आप एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन, ये ऐसा शाज़ो नादिर होता है। हमेशा वो क्या देगा, कोई एक मॉलिक्यूल जो कंपाउंड देगा, कहेगा एक्सप्लेन, लाइक मैं क्या देता हूँ अमोनिया, विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी या विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गई है। तो उसके लिए आपने रट्टा नहीं लगाना, कोई भी पॉइंट आए, sp3 आए, sp2 आए, sp आए, अब मैं सेपरेट नहीं पढ़ाऊंगा। इन 11 पॉइंट्स को आपने नोट करना है, उन्हीं के अंदर पुट करते जाएंगे और रिजल्ट आते। आप भी मैं क्या पुट कर रहा हूं, वो 11 पॉइंट्स, तो बाकी उन्हीं के ऊपर फर्दर डिटेल और उनकी एक्सप्लेनेशन वो कल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। एक लेक्चर हमारा और बनेगा, आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किसी किस्म की हाइब्रिडाइजेशन की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आए ये उसको मैं कहता हूँ कि क्या नाम दूँ, फिर बनता तो है ना मुर्शिद, मुर्शिद पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट,
जो भी आपके पास कंपाउंड है आप उसकी क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? उसी की डेफिनेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन बन गई है उसकी क्या कर देंगे? डेफिनेशन। तीसरा पॉइंट हम उसके अंदर क्या लिखेंगे? सेंट्रल एटम। अच्छा, अब इसी तरह चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? उसकी एटॉमिक नंबर। किसका? सेंट्रल एटम का। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक, मैं आ रहा हूं बस थोड़ा सा 2 मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। छठा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ग्राउंड स्टेट। सातवां पॉइंट क्या लिखेंगे? एक्साइटेड स्टेट। आठवां पॉइंट क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। नौवां पॉइंट क्या लिखेंगे? एंगल। 10वां पॉइंट क्या लिखेंगे कि वो ज्योमेट्री क्या बना रहा है। यानी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो उसमें हमारा गिवन मॉलिक्यूल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देगा, उस हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चल जाएगा। अगर sp होगी तो वो क्या होगा? लीनियर। sp2 होगा तो वो ट्राइंगुलर प्लेनर। sp3 है तो वो टेट्राहेड्रल। sp3d है तो वो बाइपैरामिडल, वो ऑक्टाहेड्रल। वो हम इंशाल्लाह सारी कल बात प्रैक्टिस में लेके आएंगे। अच्छा, लास्ट पे 11वां पॉइंट जो है वो आपने स्ट्रक्चर क्या करना है? ड्रॉ कर देना है। उसकी प्रैक्टिकली उसका स्ट्रक्चर क्या करना है? ड्रॉ करना है। अब अगर sp वो मॉलिक्यूल sp3 हो, sp2 हो, sp हो, आपने उसी हिसाब से यहाँ पे उसकी अरेंजमेंट क्या करते जाना है? चेंज करते जाना है। और कंबाइंड ये पॉइंट्स हर तरह की हाइब्रिडाइजेशन में आपने लिखने हैं। ये जो मैंने आपको मुर्शिद पॉइंट्स बताए, इससे क्या हो जाएगा? आपको याद करने में क्या रहेगी? आसानी। बोर्ड के लिहाज से भी हो गया, इंट्री के लिहाज से भी हो गया। अब फर्दर जब वो आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन कल हम इसकी डिटेल्ड इसकी 2-3 एग्जांपल करवाऊंगा, एक एक इन पॉइंट्स को अप्लाई करके sp3 sp2 sp को देखते हुए। बाकी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।